हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या कमियां रही थी बोर्स मॉडल में, ड्रॉबैक्स को स्टडी करेंगे हम लोग। और साथ में जो नेक्स्ट उसकी प्रोग्रेस हुई थी, आज जो यूज़ होता है दैट इज़ द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात होती है, उसकी प्रोग्रेस कैसी हुई। ठीक है, दो साइंटिस्ट हैं डी ब्रॉय और हाइजेनबर्ग, उनका कैसे योगदान उसमें रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन थी, जो पहले जो एक बात की थी किसने, नील बोर ने। बोर ने क्या बोला था कि जो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है एटम्स का जो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है वो केवल उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था। ठीक है, या फिर जिसमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन और किस में हो सकता है, हीलियम जो पॉजिटिव आयन है या फिर लिथियम 2 पॉजिटिव, इन दोनों में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, बोथ कंसिस्ट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए लाइन स्पेक्ट्रा, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन का लाइन स्पेक्ट्रा बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, सिंगल एटम का, सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है वो तो ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है उनका जो स्पेक्ट्रम बनता है, उनमें जो लाइन स्पेक्ट्रा आता है वो कैसे आता है, उसको जो है बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये पहली ड्रॉबैक थी इस मॉडल की। और दूसरी सेकंड क्या थी कि वो जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन कंटेन्स नंबर ऑफ फाइनल लाइंस। ये कैसे होता है कि जो बोर्स मॉडल ऑफ एटम है उसमें देखा कि जब लाइट रेडिएशन को, या वाइट लाइट है जो, उसको पास किया जाता है प्रिज्म में से, तो हमें यहाँ से जो स्पेक्ट्रोस्कोप है उसमें इस तरह से लाइंस बनती थी, लाइन स्पेक्ट्रा मिलता था। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा को स्पेक्ट्रोस्कोप से बहुत अगर बारीकी से देखा गया तो उसमें यही नहीं थी लाइन, उसमें क्या था, बहुत बारीक यहाँ पर लाइंस और भी होती थी। ठीक है, मैं उनकी लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि लेमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट ऑफ फंड, वो जो लाइन थी वो नहीं थी। उसके अलावा जो है, अगर यहाँ पर देखा जाता था, स्पेक्ट्रम में देखा जाता तो बहुत ही फाइन जो है वो लाइन होती थी, फाइनल बिल्कुल पतली लाइनें होती थी, फाइनल लाइंस होती थी। उसके बारे में बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये सेकंड उनके मॉडल की ड्रॉबैक थी। और क्या थी थर्ड ड्रॉबैक क्या थी उनके मॉडल की, कि जीमैन और स्टार इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जीमैन इफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग इसको अगर आप नोट कर ले तो मैं इसको मिटा दूं कि जीमैन इफेक्ट क्या होता है। पहले यहाँ से देख लो, वैसे ही जैसे हम लोग लाइट को पास करते हैं स्लिट से और फिर प्रिज्म से पास करते, तो जैसे हमारे पास ये स्पेक्ट्रम आया, हमने यहाँ पर सोर्स लिया है कोई, और सोर्स में ये कोई सोर्स है, यहाँ से ये जो लाइट है वो निकल रही है। इसमें अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड सोर्स में जब मैग्नेटिक फील्ड लगा लें तो ये जो रेडिएशन निकलती है ना, ये क्या करती हैं, ये पहले तो सिंगल लाइन होती है, जो स्पेक्ट्रम बनता है, मान लो ये सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन जब हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर दे दी तो यहाँ पर सिंगल लाइन की बजाय क्या है, ये लाइन जो है वो टूट जाती है। ये जो लाइन है वो स्प्लिट होके क्या है, नंबर ऑफ लाइंस बना देती है। मतलब एक लाइन जो है, ये जो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड दे देते हैं उस सोर्स को, तो ये जो पहले तो सिंगल लाइन आती थी, पहले सिंगल लाइन आएगी। ये जो लाइन है स्पेक्ट्रम की, ये क्या है, सिंगल लाइन आएगी। ठीक है, लेकिन जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे दी, ठीक है, नॉर्थ साउथ दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, तो ये जो सिंगल लाइन है ये स्प्लिट हो जाती है। तो अब क्या हो जाता है, एक जो लाइन है वो स्प्लिट होके इस तरह से अलग अलग लाइनों में बदल जाती थी। ठीक है, ये स्प्लिट क्यों हुई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड देने से ये लाइन स्प्लिट क्यों हुई, इसको जो स्प्लिट होना लाइनों को ये बोला जाता है जीमैन इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ये एक इफेक्ट है कि जब सोर्स है कोई, जहाँ से लाइट जो है वो प्रिज्म से गुजारी जाती है, जो एमिटिंग सोर्स है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दे दी जाए तो वो जो उसकी जो लाइन है वो स्प्लिट हो जाती है नंबर ऑफ स्मॉलर या फाइनर लाइंस। ठीक है, तो वो क्यों होती है, दैट इफेक्ट इज नोन एज जीमैन इफेक्ट। याद इसको रखना आपने, तो क्योंकि यहाँ पर आगे आएगा एक स्टार्क इफेक्ट भी आएगा। सेकंड इज स्टार्क इफेक्ट। तो जब मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर फिर से वैसे ही फाइनल लाइन आई, वैसे ही लाइन जो है स्प्लिट हो गई। ठीक है, एक सिंगल लाइन जो है वो स्प्लिट हो गई
अलग अलग लाइनों में, एक लाइन हो गई मान लो 3 लाइनों में वो स्प्लिट हो गई, ठीक है, तो उसको क्या बोला गया, स्टार्क इफेक्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड दी तो उसको जीवन इफेक्ट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी तो स्टार्क इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। ये कैसे हुआ, इसको जो है वो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। आपने याद कैसे रखना है इसको कि जीवन इफेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड या स्टार्क है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भूल जाते हैं कई बार, तो आपने जीवन का एम याद रखना कि ये मैग्नेटिक, ठीक है, और स्टार्क इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक और स्टार्क लगभग स्पेलिंग में जो साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम आ रही है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, यहाँ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इन दोनों इफेक्ट्स को जो है वो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था कि जो बोर थे, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम। तो बहुत सारे ऐसे एटम हैं जो एटम जो है, बहुत सारे ऐसे एटम मिलके क्या बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये मिल गए तो क्या बना, H2O। तो इस मॉलिक्यूल की शेप होती है, अगर मीथेन की बात करें तो इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप होती है, ठीक है, इसकी बेंड शेप होती है, तो इस तरह से बहुत सी शेप बनती है। तो वो शेप्स क्यों बनती हैं उसको भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कि मतलब एटम्स को मिलके जो मॉलिक्यूल बनते हैं तो वो अलग अलग तरह की शेप क्यों बनाते हैं, उसको भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, इसको मिटाऊँ मैं। एक नेक्स्ट ड्रॉबैक थी कि बोर जो है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, वो उसकी वैल्यू जो है वो ये NH/2π क्यों होती है, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आती है, कैसे आती है, उस वैल्यू को भी जो बोर है एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, कि एंगुलर मोमेंटम जो है इट इज इक्वल ऑफ H/2π, ये थी वैल्यू। तो ये क्यों आई और कैसे आई, ये कैसे वैल्यू आई, इसको बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये भी एक जो है वो ड्रॉबैक थी किसकी, बोर्स मॉडल ऑफ एटम की, ठीक है। तो एक बाद में क्या हुआ कि डी ब्रोय आए। अब बोर्स जो मॉडल है वो बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो उसमें काफ़ी कमियां थी, ठीक है, और उनकी कमियों को पूरा करने के लिए उनको उससे एक बेहतरीन मॉडल तैयार करने के लिए जो है वो शुरू हो गई, प्रोग्रेस शुरू हो गई। तो उस प्रोग्रेस में जो 2 नए प्रिंसिपल सामने आए उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। जो 2 कंसेप्ट दिए गए, एक कंसेप्ट दिया गया डी ब्रोय द्वारा, जिसको कि डी ब्रोगली भी बोलते हैं। डी ब्रोय ने जो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर दिया, और दूसरा जो कंसेप्ट था वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि हाइजेनबर्ग ने दिया था, ठीक है। तो ये 2 जो कंसेप्ट थे, 2 वैज्ञानिकों द्वारा, 2 साइंटिस्ट द्वारा जो कंसेप्ट दिए गए, ये बहुत यूजफुल थे। तो पहला कंसेप्ट जो था वो क्या था, दैट वाज द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, और सेकंड था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो था मैकेनिकल मॉडल तैयार करने में, ये जो 2 जो थे कंसेप्ट थे, ये बहुत यूजफुल साबित हुए। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर जो है वो किसने दिया था, दैट वाज गिवन बाय लुइस डी ब्रोय, ब्रोगली बोलते हैं, डी ब्रोगली पढ़ते हैं कई बार इनको, और दूसरे थे हाइजेनबर्ग, ठीक है। ये 2 जो थे कंसेप्ट जो थे, इन्होंने बहुत जो है वो मदद करी थी। तो सबसे पहले ये हम लोग इसके बारे में जो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर है ये क्या होता है और ये कैसे सामने है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर करने से पहले हमें पता है कि जो इन 1900 आइंस्टाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी। उन्होंने क्या बोला था कि जो लाइट है ना, जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनके 2 नेचर होते हैं। लाइट जो होती है वो पार्टिकल नेचर में भी आती है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है और उसका वेव नेचर तो होता ही है, ठीक है। तो उन्होंने जो डाइफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ठीक है, इसके द्वारा उन्होंने ये भी सिद्ध किया था कि जो लाइट है उसका वेव नेचर होता है। वेव नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैक्सवेल पहले कर चुके थे, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने ये बोला कि लाइट जो है उसका भी ड्यूल बिहेवियर होता है, वो वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, और उसके लिए उन्होंने इक्वेशन E = mc², ये काफ़ी हद तक हम लोग इसको इक्वेशन को जानते हैं। सेकंड क्या था कि जो मैक्स प्लैंक थे, मैक्स प्लैंक जो है उन्होंने भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दी थी।
तो उन्होंने ये बोला था, मैक्स प्लैंक ने बोला था कि जो लाइट रेडिएशंस आती हैं वो भी जो लाइट से आती है वो इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स आती हैं, ठीक है ना, क्वांटा जिसको बोलते हैं, पैकेट्स में आती है, ठीक है। लाइट जो है वो लगातार आती है, इन टर्म्स ऑफ वेव्स नहीं होती है, उसका क्या होता है पार्टिकल नेचर होता है, और ये इन टर्म्स ऑफ क्वांटा आती है। तो मतलब क्या था कि E इज इक्वल टू, उन्होंने दी थी इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कई बार एच एफ भी लिखा होता है। तो ये दो जो थी वो इक्वेशनों को मर्ज करके जो है वो एक नई इक्वेशन जो है वो दी गई थी, जिसमें कि ड्यूल बिहेवियर को शो करना था। तो E इज इक्वल टू, अगर E जो है वो एनर्जी mc² के रूप में है और एनर्जी जो h न्यू है, इसका मतलब mc² जो है h न्यू इज इक्वल टू mc², ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि जो h इज इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, या फिर c ओवर लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा mc²। यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इस साइड ले जाएं तो ये आ जाएगा hc ओवर mc², c से c, तो यहाँ h ओवर mc। ये जो इक्वेशन थी लैम्डा इज इक्वल टू HMC, ये क्या बताती थी, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर जो है वो मास से क्या आ गया, उसका पार्टिकल नेचर आ गया लाइट का, और C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेव नेचर। तो ये दोनों वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को ये जो इक्वेशन शो करती थी। अब डी ब्रोए थे, डी ब्रोगली या डी ब्रोए, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि ठीक है लाइट का जो है वो दो नेचर होते हैं, लाइट का वेव नेचर होता है लेकिन हम उसको पार्टिकल नेचर लेके चलते हैं, ठीक है। लाइट जो होता है उसका वेव नेचर है लेकिन हम उसको ये मान के चलते हैं कि पार्टिकल नेचर होता है, जो यहाँ से सिद्ध होता है, ठीक है। लेकिन जो मैटर है, मैटर जो है हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर से क्या, एटम्स की शुरुआत हुई, एटम के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बने, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरह से मटेरियल पार्टिकल है जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे क्या है, दीज आर द मटेरियल पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैटर है ये, तो ये जो मैटर है इसके भी दो नेचर हैं, मैटर के भी दो नेचर होने चाहिए ना। अगर लाइट जो है उसका वेव नेचर है तो वो पार्टिकल हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड देखें, इलेक्ट्रॉन की जो फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी स्पीड होती है। और लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लगभग जो है वो स्पीड जो है वो इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर ही है। तो ये भी, तो इसका मतलब कि अगर लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों हो सकती है, तो मैटर भी, तो मैटर का जो जिसको हम मान के चलते हैं कि पार्टिकल नेचर है, तो वो भी तो वेव नेचर, उसका भी तो वेव नेचर हो सकता है, वो भी तो बिहेव कर सकती है वेव नेचर, ठीक है। तो इस बेस पर जो डी ब्रोए थे उन्होंने ये बोला कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है, तो इसको हम लोग अगर ये इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c ले सकते हैं, तो हम लोग इसको वेवलेंथ को h ओवर mb बोल सकते हैं। यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट जो c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और यहाँ पर b इज द वेलोसिटी ऑफ मैटर, मटेरियल पार्टिकल, दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h is the Planck's constant, m is the mass of electron and v is the velocity of material particle, that is electron, ठीक है ना। क्योंकि ये भी तो इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट ही है, लगभग वो चलता है। तो इसको अगर ये जो है वो लाइट जो है वो वेव और पार्टिकल ड्यूल नेचर अगर हो सकता है, तो मैटर जो है उसका भी तो ड्यूल नेचर हो सकता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर हो सकता है। और ये इसी बेस पर जो प्रिंसिपल को बोला गया, इसको बोला गया दिस इज नोन एज द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी ब्रोए हाइपोथेसिस, डी ब्रोए
हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्यों बोलते हैं इसको? हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। कल्पना की है कि अगर ऐसा ये अगर लाइट वेव और पार्टिकल हो सकती है तो मैटर भी जो है वो वेव और पार्टिकल जो है वो दोनों हो सकता है, इसका भी तो ड्यूल नेचर हो सकता है। तो क्योंकि एक परिकल्पना थी ये, वो परिकल्पना ऐसे थी उसकी, हाइपोथेसिस ऐसे बोलते हैं इसको, क्योंकि वो खुद जो है वो डी ब्रोई जो थे वो बेसिकली वो जो है वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, ठीक है। वो हिस्ट्री से जो है वो उन्होंने केमिस्ट्री पर यहाँ पर अपना जो है वो सिक्का जमाया। चलिए, ये उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। अब ऐसे तो नहीं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी। मोमेंटम होता है ना, एम बी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इसको नोट करिए आप। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब डी ब्रोई ने तो यहाँ से ड्यूल नेचर ऑफ बिहेवियर में, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में उन्होंने ये एनर्जी ये तो दे दिया कि वेवलेंथ जो होती है वो किसके बराबर होती है? एच ओवर एम बी के बराबर हो सकती है। लेकिन जो ये चीज़ जो ऐसे तो मानने वाली है नहीं कि उन्होंने दी और उन्होंने ये जो कंसेप्ट दिया और सभी ने मान लिया, ठीक है ना। इसके लिए जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए थी। तो वो कैसे जस्टिफाई हुआ, ये किस तरह से जस्टिफाई किया गया इसको? कि सबसे पहली बात कि जो इन्होंने जो बोला डी ब्रोई ने कि मैटर का भी क्या होता है? वेव नेचर होता है, और इसका क्या है? पार्टिकल नेचर भी होता है। मतलब वेव नेचर है कि अगर मान लो हमारे पास कोई, जैसे हम लोग बॉल फेंकते हैं तो बॉल जो है वो ऐसे सीधी नहीं जाती है, बॉल जो है वो इन टर्म्स ऑफ वेव्स जाती है, ठीक है। बॉल यहाँ से फेंकी तो ये जाएगी, बॉल यहाँ तक जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने बोला सभी मटेरियल पार्टिकल, एक मटेरियल पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन लेके नहीं चले थे। उन्होंने बोला था कि लगभग जो है वो जितना भी मटेरियल वर्ल्ड है ये, इसमें से कोई भी छोटे से जोड़ा माइक्रो या फिर मैक्रो जो है वो कोई भी अगर हम लोग पार्टिकल लेते हैं तो उसका वेव, उसमें वेव्स भी होती है, वो पार्टिकल नेचर तो है ही है, ठीक है। साथ में उसका वो जब मूव करता है वो इन टर्म्स ऑफ वेव्स भी मूव करता है, ठीक है। ये दोनों नेचर उन्होंने दिए थे, और ये जो वेव्स बनती हैं उनको उन्होंने नाम दिया था मैटर वेव्स। क्या बोला था उन्होंने? मैटर वेव्स, क्योंकि वो मटेरियल पार्टिकल से है वो, ठीक है, इसलिए उनको क्या नाम दिया गया था? मटेरियल वेव्स, ठीक है। अब इसको कैसे करना था, उन्होंने जस्टिफाई कैसे किया कि जो मैटर है उसका वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, ये उसको जस्टिफाई कैसे किया गया? पहला तो जो पार्टिकल नेचर है ये कैसे लगा सिद्ध होता है? पार्टिकल नेचर हमें पता है कि जैसे जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे और यहाँ पर जब स्ट्राइक किया था उन इलेक्ट्रॉन्स ने, कहाँ पर? जिंक सल्फाइड की प्लेट पे किया था, तो स्ट्राइक किया था, तो स्ट्राइक किया तो यहाँ पर एक निशान यहाँ पर छोड़ देते हैं जिनको सिंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है। निशान किसी चीज़ का, जैसे गोली मारते हैं, गोली दीवार पे मार रहे हैं ना, तो वो क्या होता है? वो निशान छोड़ जाती है, ठीक है। तो ये भी पार्टिकल जी यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहे थे तो यह जिंक सल्फाइड पे क्या थे? जैसे गोलियाँ लगती हैं ना कहीं, तो वो जो लाइट छोड़ते हैं और यहाँ ऐसे स्ट्राइक कर रहे थे, सिंटिलेशन हो रही थी। तो उस जो प्रोसेस को सिंटिलेशन बोलते हैं, और वो जो शो करती है कि ये जो आ रहा है पार्टिकल वो क्या है, ये जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन ये क्या है? उसका नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर है, वो मैटर है, ठीक है, और पार्टिकल नेचर है, वो टकरा रहा है। तो यहाँ से ये चीज़ तो सिद्ध होती थी कि उसका पार्टिकल नेचर है। लेकिन सेकंड क्या था? वेव नेचर जो है वो, वेव नेचर को जस्टिफाई करने के लिए दो साइंटिस्ट आए। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको बोलते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया इन्होंने कि जो लाइट है उसको स्लिट में से गुजारा और साथ में उसको क्या दे दी? इलेक्ट्रिक फील्ड दी, ठीक है। और यहाँ से उसको एक निकल क्रिस्टल है उस पर स्ट्राइक किया, ठीक है। तो इसको स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ कि वो जो स्प्लिट होके जब इस तरह के फोटोग्राफिक प्लेट पे पड़ी, तो ये जो यहाँ पर क्या दिया उन्होंने? रिंग बनाए। मतलब लाइट ने जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दी? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उस इलेक्ट्रॉन को जो है वो और ज़्यादा उसको एनर्जी देके बूस्टअप करना, उसको किसी चीज़ को उसके मोमेंटम को बढ़ा देना और एनर्जी उसको दी। तो जब बढ़ाया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो
स्ट्राइक करके यहाँ पर क्या हुआ, उसने एक इस तरह से की एक रिंग बनानी, इस तरह की रिंग बनाई, ठीक है, ये रिंग बनाई। इस रिंग का बनना उसी तरह का था जैसे कि एक्सरे जो है, एक्सरे रिंग बनाती है ना, और इन रिंग को क्या बोला जाता है, डाइफ्रैक्शन रिंग्स। क्या बोलते हैं इनको, डाइफ्रैक्शन रिंग्स। ये डाइफ्रैक्शन रिंग्स बनी, और ये जो डाइफ्रैक्शन रिंग्स थी किसकी थी, इलेक्ट्रॉन्स की थी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले थे। तो डाइफ्रैक्शन रिंग्स जो थी वो जो है वो उनकी वेवलेंथ और ये एक्सरेज थी, ठीक है, और एक्सरेज की जो रिंग्स है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स की रिंग है वो जो थी रिंग्स एक जैसी थी, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो इसकी इनकी जो वेवलेंथ थी ना, जब इसको मेजर किया गया तो वो सेम वेवलेंथ थी जैसे कि डी ब्रोय की वेवलेंथ यहाँ से निकलती है, ठीक है। डी ब्रोय की यहाँ से मेजर किया गया, उसका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है वो मेजर किया गया, और साथ में इनकी वेवलेंथ देखी तो इन दोनों की वेवलेंथ मैच कर रही थी। इसका मतलब कि ये जो शो करता था ये वेव नेचर शो करता था। क्यों वेव नेचर हुआ, क्योंकि एक्सरे का स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ये पता लग चुका था कि एक्सरे जो है जो कि डाइफ्रैक्शन प्रोड्यूस करती हैं उनका क्या नेचर होता है, वेव नेचर होता है, वेव नेचर, ठीक है। तो इसका वेव नेचर का, क्योंकि जिसमें कि डाइफ्रैक्शन इंटरफेरेंस होती है ना, वो जो लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, उनका वेव नेचर शो करता है। तो ये अगर ये वेव नेचर जो एक्सरे का वेव नेचर है, इसका मतलब इसी तरह की जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो इसने जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो है इलेक्ट्रॉन्स ने दिया है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका वेव नेचर भी होता है, मतलब पार्टिकल नेचर नहीं होता, वेव नेचर भी होता है। तो ये मटेरियल पार्टिकल है, तो यहाँ से जो दूसरा नेचर है वो प्रूव हो गया किसके द्वारा, डी ब्रोय ने उसको जो है वो मैच किया इसके साथ, और बोला कि इन साइंटिस्ट ने बोला कि जो डी ब्रोय ने बोला वो सही है कि उसका जो नेचर है, जो मटेरियल पार्टिकल है उसका भी वेव नेचर हो सकता है। लाइट पार्टिकल नेचर तो है ही है, साथ में उसका वेव नेचर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या था कि बोर्स की जो थी एक लिमिटेशन थी कि उन्होंने बोला था कि MBR जो है, जो एंगुलर मोमेंटम है, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π, या फिर MBR इज इक्वल टू NH/2π। वो ये नहीं बता पाए थे कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो H/2π क्यों होता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को काफ़ी हद तक जो है वो ड्राइव किया, बहुत पोस्टुलेट, ये जो पोस्टुलेट था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसको किसने सॉल्व किया था, डी ब्रोय ने, डी ब्रोय रिलेशन के द्वारा। कैसे हुआ कि क्योंकि डी ब्रोय ने क्या बोला कि मटेरियल पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या होता है, उसका वेव नेचर होता है। तो वेव नेचर अगर होता है तो वेव में, वो वेव नेचर में कैसे चलेगा, ये दो तरह की यहाँ पर वेव्स हो सकती हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे जा सकता है, जैसे अगर बेस में चलेगा तो बेस में कैसे चलेगा, इस तरह की वेव्स प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है, इस तरह की वेव्स में। अब ये वेव्स भी दो तरह की हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर वेव्स, ये फिर से वेव्स, एक वेव जो है वो दूसरे पे आ गई, ठीक है। एक वेव जो है वो दूसरे पे इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, एक वेव जो है वो इस तरह से दूसरे पे आ रही है। अब ये तो वेव्स, अब दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है इस तरह से आया और एक वेव जो है वो दूसरे पर क्या है, इम्पोज हो गए, सुपर इम्पोज हो रही है। तो ये जो है वो अगर एक वेव जो है लगातार फिर वैसी ही दूसरी वेव बन रही है और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव कर रहा है, तो इसको बोलेंगे इन फेज, वेव इन फेज। और इसको क्या बोलेंगे, वेव आउट ऑफ फेज। मतलब एक वेव जो अब क्या हो गई, ये वेव जो है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेगी, ऐसे चढ़ना शुरू कर देगी, और ये क्या करेगी, ये वेव, एक वेव जो है दूसरी को कैंसिल आउट कर देगी और ये वेव इस तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो ये इस तरह की वेव तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब अगर एक वेव जो है जो इलेक्ट्रॉन की वो लगातार वैसे ही दूसरे पे बन रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, वेव इन फेज। अब इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से मूव करता है तो हमें कंटिन्यूस दो ट्रफ्स या दो क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस होता है, दैट इज लैम्डा। अगर हम लोग इस तरह से करें तो अगर ये लैम्डा जोड़ें तो इस तरह से कितने लैम्डा बनेंगे, 1 2 3, और बार बार बनते रहे तो कितने लैम्डा बन रहे हैं, n लैम्डा यहाँ से। और अगर ये पूरा ही एक सर्कल कर रहा है, पूरा यहाँ से ये पूरे लैम्डा कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सर्कमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, दैट इज
2πr, पूरे सर्कल की जो है वो घेरा जो है सर्कल का एरिया जो होता है वो πr², और उसकी सरकमफ्रेंस अगर ये इस तरह से यहाँ पर लैम्डा करें, यहाँ लैम्डा, ये लैम्डा, तो ये एक तरह का क्या बनेगा, सर्कल ही बनेगा। n लैम्डा है ये, और ये किसके बराबर, 2πr के बराबर आएगा। दिस इज इक्वल टू n लैम्डा, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। तो यहाँ से हमें पता है कि लैम्डा किसके बराबर होता है, h/mb। ये किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय। ये जो वैल्यू है लैम्डा की h/mb, ये कहाँ पर हम पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो 2πr इज इक्वल टू n h/mb। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको m और b को या मोमेंटम को हम लोग इस साइड ले आएंगे, तो ये 2π इस ओर चला गया, nh/2π। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है वो भी विद दी हेल्प ऑफ डी ब्रॉय जो है वो सॉल्व हो गई थी, कि इस तरह से एम्बियर की वैल्यू जो है nh/2π आती है जब ये इलेक्ट्रॉन वेव मोशन में घूमता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेव जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, तब ये क्वेश्चन आती है। तो डी ब्रॉय क्या बोलते थे, डी ब्रॉय बोलते थे कि जो वेवलेंथ है मैटर की, ठीक है, वो जो मैटर है, वो जो मैटर जो का वेव नेचर है वो मैक्रो जो है, और मैक्रो मतलब जो बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हैवी पार्टिकल्स हैं जिनको कि हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, और माइक्रो जिनको कि हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दोनों के लिए जो है उनकी वेव्स को हम लोग माप सकते हैं इस रिलेशन के द्वारा। इसके द्वारा हम लोग दोनों की वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनकी सबसे बड़ी जो थी वो इस मॉडल की जो है, इस हाइपोथेसिस की जो थी वो कमी थी। क्योंकि अगर मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा जो है दैट इज़ इक्वल टू, उसकी अगर वैल्यू निकालें तो यहाँ हमें पता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ये यूनिट है इसके। और मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। और वेलोसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, हम ये मान के चले कि 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी दैट विल कम्स आउट टू बी 7.28 इंटू 10⁻10 मीटर। इतनी वेवलेंथ आएगी इलेक्ट्रॉन की, और ये जो है वो मेजरेबल, इसको हम लोग वेवलेंथ बोल सकते हैं, इसको माप सकते हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए थी, ये थी इलेक्ट्रॉन के लिए, इस वेवलेंथ को मापा जा सकता है। लेकिन अगर मान लो 4 है क्रिकेट बॉल, अगर एक क्रिकेट बॉल की निकालें हम लोग वेवलेंथ, तो कितनी आएगी, और कितनी क्रिकेट जो बॉल है उसका जो वेट होता है लगभग 10 ग्राम के करीब होगा। तो यहाँ हम वैल्यू निकालें तो लैम्डा जो है उसकी वैल्यू जो आएगी वो करीब, अगर हम लोग इसी तरह की वैल्यू पुट कर दें 6.63 इंटू 10⁻34, और क्रिकेट बॉल की जो है वो 10 ग्राम में, तो 10 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और स्पीड जो है वही इलेक्ट्रॉन की स्पीड के अगर बराबर हो, तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो करीब आएगी 6.6 इंटू 10⁻38 जो है मीटर। बहुत बड़ी वैल्यू है ये बहुत कम वैल्यू है, बहुत कम वेवलेंथ है। -38 जो है बहुत कम वेवलेंथ है, मतलब कि निग्लिजिबल। हम ये बोल ही सकते हैं कि क्रिकेट बॉल अगर जा रही है तो वो इस तरह से वेव नेचर उसका हो सकता है। -38 बहुत कम होता है जिसको कि हम लोग माप सकते हैं, दैट इज़ निग्लिजिबल। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई कि जो है मैक्रो बॉडी के लिए, मतलब बड़ी हैवी बॉडी के लिए ये पॉसिबल नहीं था। ये पॉस्टुलेट, ये जो रिलेशन है, दिस इज़ ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल।